Hello everyone. In previous class, we discussed about what is slip test, and by using that test, we can find out the value of xt and xq, means direct axis reactance and the quadrature axis reactance of salient pole alternator. So in this lecture, we will study about what is synchronizing process of the alternator, or we can say that the synchronous generator. After this, we will move on the next topic, the parallel operation of the alternator and techniques for synchronizations of two alternator to infinite bus bar or two power system. And finally, the references of this presentation. So in this lecture, we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1. Name is synchronizing of the alternator. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंक्रोनाइजिंग जो प्रोसेस है वो क्या होती है और कैसे हम अल्टरनेटर मीन सिंक्रोनस जनरेटर को इनफाइनाइट बस बार से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वैसे सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस का मीनिंग होता है कांस्टेंट स्पीड और फिक्स स्पीड, मींस जब ns इज इक्वल टू nr हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग स्टेट। ns is called the synchronous speed and nr is called the rotor speed. So the process of matching parameters such as voltage, frequency, phase angle, phase sequence and waveform of the alternator or synchronous generator or other source with healthy or running power system is called synchronization. तो जब हम ये सारे पैरामीटर मैच करा देते हैं अल्टरनेटर के पावर सिस्टम के साथ तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है या अल्टरनेटर जो है वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो गया है पावर सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि व्हाई वी नीड अ सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द अल्टरनेटर, हमें सिंक्रोनाइजिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। So often electrical generators are removed from the service and connected back to the power system during variation of the load, emergency outage, maintenance etc. तो हमें क्या होता है, नॉर्मली जो जनरेटर होता है उसको हम मेंटेनेंस के लिए या कुछ इमरजेंसी अगर हमारा फॉल्ट हुआ है तो उस कंडीशन में हम जनरेटर को अगर पावर सिस्टम से रिमूव करते हैं या बस बार से हटाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, तो रिपेयर करने के बाद या उसको हेल्दी करने के बाद वापस से उसको अगर हमें पावर सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करना है या जोड़ना है तो हमें एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जनरेटर जो है वो प्रॉपर पावर सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा लोड जो है वो वेरी हो रहा है, इसलिए हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना। बेसिक सा फंडा है कि हमें अगर अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस या पावर सिस्टम से कनेक्ट करना है तो हमें उसके जो पैरामीटर हैं वो सिस्टम के साथ मैच कराने होंगे, लाइक वोल्टेज, फेस एंगल, ठीक है, ये सारी फेस सीक्वेंस मींस आर टू आर से कनेक्ट करना है, वाई को वाई से कनेक्ट करना है, बी को बी से कनेक्ट करना है, तो इस तरीके से हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। Before reconnecting the generator of the system in each time, it must be synchronized with parameters of the power system network. And improper synchronizations can affect the healthy power system and result in electrical and mechanical transient that can damage the prime mover, generator, transformer and other power system components. अगर हमने प्रॉपर तरीके से जनरेटर को सिंक्रोनाइज नहीं किया, इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा हेल्दी पावर सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है
उसमें ट्रांजिएंट्स क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और वो डैमेज भी कर सकता है प्राइम मूवर को, ट्रांसफॉर्मर को, और जो भी उस पावर सिस्टम में अदर स्विच गेयर्स कनेक्टेड हैं उनको डैमेज या अफेक्टेड कर सकता है। सो वी नीड अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द अल्टरनेटर। तो ये तो हो गया रीजन कि हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है। आगे हम देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है और हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर सकते हैं। So the generator cannot deliver power to the electrical power system unless its voltage, frequency and other parameters are exactly matched with the network. तो जब तक पैरामीटर पूरे मैच नहीं हो पाते तब तक जनरेटर जो है वो पावर डिलीवर नहीं कर सकता इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। Synchronization is accomplished by controlling the exciter current and engine speed of the generator. ये सिंपल सा एक डायग्राम है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड द पावर सिस्टम। ये हमारा जो कॉमन है बस बार आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं लाइट का यूज करता हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा कॉमन बस बार है। इस बस बार से हमें जनरेटर G2 और G3 को कनेक्ट करना है। तो G2 और G3 को हम तभी प्रॉपर कनेक्ट कर सकते हैं जब हम उसके पैरामीटर को मैच कराएंगे इस बस बार के पैरामीटर से, तभी हम उसको सिंक्रोनाइज कर पाएंगे और तभी वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ऐड हो पाएगा पावर सिस्टम में। The need for synchronization arrive particularly when two or more alternators are working together to supply the power to the load. सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमें एक जगह पे दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटर को कनेक्ट करना पड़ा, उस जगह पे हमें पैरामीटर मैचिंग की जरूरत पड़ी। This is because electrical load are not constant and they vary with time, and hence the interconnection of two or more alternators operating in parallel to supply large load. तो जब भी हम पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर का करेंगे तब हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगी अल्टरनेटर के लिए। सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? इसमें बस हम पैरामीटर मैच कराते हैं। जिस सिस्टम से हमें अल्टरनेटर को कनेक्ट करना है उसके पैरामीटर को अल्टरनेटर के पैरामीटर से मैच कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर RYB 3 फेज का सिस्टम है तो R फेज को अल्टरनेटर के R फेज से कनेक्ट करना है, बाय फेज को अल्टरनेटर के बाय फेज से कनेक्ट करना है और B फेज को अल्टरनेटर के B फेज से कनेक्ट करना है। ये एक एग्जांपल है, मतलब फेज सीक्वेंस शुड बी सेम। Synchronization matches various parameters of one alternator or generator to another alternator to the bus bar. The process of synchronization is also called as paralleling of alternator. तो ये अभी हमने देखा कि सिंक्रोनाइजेशन क्यों करते हैं और सिंक्रोनाइजेशन हमें कब करना पड़ेगा? जब हमें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर का करना है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड अ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर? In most commercial power plants, several small units supply the power rather than the single large unit. This is called as parallel operation of the generator. The reason of preferring this practice are enumerated below. Actually, जो commercial power plants होते हैं उसमें हम एक large unit ना बना के बहुत छोटी-छोटी units बनाते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन अगर हम करेंगे तो फॉल्ट आने से क्या होता है, रिलायबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाती है, सिस्टम मोर रिलायबल हो जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई हमें मिल पाती है। अगर सारे कनेक्शन सीरीज में रहेंगे और एक सिंगल यूनिट लगाएंगे तो उसमें अगर अल्टरनेटर में कुछ डैमेज होता है, बर्नआउट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरा का पूरा यूनिट जो है वो बंद करना पड़ेगा। तो पैरेलल ऑपरेशन का ये बेनिफिट है। और भी बेनिफिट्स हम देखते हैं कि हम क्यों करते हैं पैरेलल ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। Several small units are more reliable than single large unit. This is because if one alternator is failed, other alternators are still active and hence the whole system will not be shut down. तो हम पूरे के पूरे सिस्टम को शट डाउन होने से बचा सकते हैं अगर हम पैरेलल ऑपरेशन को प्रेफर करेंगे तो। Continuity of service. In case of periodic maintenance, breakdown or repair of one alternator, it must be shut down
and removed from service. Since the other machines are operating in parallel, the interruption to supply the load is prevented. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर पैरेलल अल्टरनेटर कनेक्टेड हैं और किसी एक अल्टरनेटर में अगर कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है या रिपेयर करना है अल्टरनेटर को या मेंटेनेंस के लिए हमें उसको निकालना है, तो हम उसके लोड को सेकंड अल्टरनेटर पे शेयर कर सकते हैं और सप्लाई को बिना इंटरप्ट किए हुए हम ये वाला काम कर सकते हैं, मींस मेंटेनेंस कर सकते हैं जनरेटर का। तो ये हमें प्रोवाइड करता है पैरेलल ऑपरेशन, क्या देता है हमें, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई। नेक्स्ट इज द लोड रिक्वायरमेंट्स। The load requirements in the central station change continuously. लोड जो रहता है वो हमेशा हमारा चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता। During light load period, only 1 or 2 generators are operated to supply the load demands. During peak demands, other alternators are connected in parallel to meet the demand. तो ये लोड रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। नॉर्मली हमारा अगर लाइट लोड कंडीशन है तो उसमें हम एक या दो अल्टरनेटर से सप्लाई देते हैं। अगर हमारे पास पीक लोड आ जाता है, पीक लोड मतलब जैसे दिवाली हो गई जिसमें लाइट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, कोई त्यौहार हो गया जिसमें लाइट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में दूसरे अल्टरनेटर को पैरेलल कनेक्ट करके हम डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी। Generator run most efficiently when they are loaded at their rated value. Due to the operation of few generator at light loads and more generator at high peak load efficiently loads the generator. Extended capacity. As the demand of electrical power is increasing continuously, utility companies have been increased the physical size of the generating plant by adding more alternators. So these alternators have to connect it in parallel with the existing alternator or generator equipments. तो इन सारे रीजन की वजह से हम पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर का करते हैं, जिसमें बहुत सारे एडवांटेज अभी हमने देखे वो हमें सिस्टम में मिलते हैं। Now next topic is parallel operation of the alternator. So the condition for synchronization and parallel operation of the alternator. There are certain requirements that must be met for successful paralleling of alternators. The following condition must be met in order to synchronize a generator to the grid or with other generator. तो ये कुछ कंडीशन है, 4 कंडीशन होती हैं वैसे तो पैरेलल ऑपरेशन की, जो कि मस्ट कंडीशन है, जो कि फुलफिल होनी चाहिए तभी हम एक जनरेटर को दूसरे जनरेटर से या एक जनरेटर को इनफाइनाइट बस बार से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज द फेज सीक्वेंस शुड बी सेम। द फेज सीक्वेंस ऑफ द 3 फेज of the alternator which is being connected to the power system bus must be same as the phase sequence of the 3 phase of the bus bar. This problems come mainly in the event of initial installation or after maintenance. तो phase sequence जो है वो सेम होना चाहिए दोनों अल्टरनेटर का, अगर दो अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, और अल्टरनेटर एंड बस बार का अगर हम उसको बस बार से कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन इज वोल्टेज मैग्नीट्यूड should be same. The RMS voltage of incoming alternator should be same as the RMS voltage of the bus bar or electric grid. If the incoming alternator voltage is more than the bus bar voltage, there will be a high reactive power that flow from the generator into the grid. If the incoming alternator voltage is lower than the bus bar voltage, the generator absorbs the high reactive power from the bus bar. इसलिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड बस बार का और जनरेटर का सेम होना चाहिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग जनरेटर मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस बार।
Improper matching of frequency result high acceleration and deceleration in the prime mover that increase the transient torque. अगर फ्रीक्वेंसी हमारी प्रॉपर मैच नहीं होगी तो जनरेटर की स्पीड कम और ज्यादा होगी, जिससे कि हमारा ट्रांजिएंट हमें सप्लाई में मिलेगी। तो इसलिए थर्ड कंडीशन फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। फेज एंगल, the phase angle between the incoming generator voltage and the voltage of the bus bar should be zero. This can be observed by comparing the occurrence of zero crossing or peak of the voltage waveform. Now the next is procedure for connecting alternator in parallel. तो ये चार कंडीशन जो मस्ट कंडीशन है ये हमारी फुलफिल होनी चाहिए अगर हमें अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे अल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। When the above stated methods are fulfilled, the alternators are said to be in synchronism. The actual process of synchronization or parallel of the generator includes the following steps. Number 1. Consider the alternator 1 is supplying power to the bus bar at the rated voltage and frequency. Now, an incoming alternator number 2 is to be connected in parallel with the alternator 1 for the first time. By increasing the speed of the alternators, its frequency is varied and hence the speed is adjusted till it matches with bus bar frequency, or we can see that the frequency of alternator 1. Also by varying the field rheostat, the voltage of the alternator 2 is varied and hence it is adjusted till the voltage match with bus bar voltage. Now the step 3, the three voltages generated by the alternator 2 must be in phase with respective voltage of the bus bar, or we can say that alternator 1. जो बस बार का वोल्टेज है एक्चुअली वही अल्टरनेटर 1 का भी वोल्टेज है, इसलिए हम बस बार वोल्टेज या अल्टरनेटर 1 वोल्टेज बोल रहे हैं उसको। This is achieved by maintaining the same phase sequence and frequency of alternator 2 with bus bar or alternator 1. For achieving these relationships, synchronizing lamp technique is used. So the next topic is techniques for synchronization. There are different techniques being available for synchronization of the alternators. The primary purpose of these techniques is to check all four conditions discussed above. The common methods used for synchronizing the alternator are 3 dark lamp methods, 2 bright, 1 dark lamp method and सिंक्रोस्कोप मेथड। तो ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अब इन तीनों मेथड को हम डिटेल में देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज 3 डार्क लैंप मेथड। आपको नाम ही समझ में आ रहा है 3 डार्क लैंप मतलब इसमें 3 लैंप का हम यूज करेंगे। So this is the circuit diagram for 3 dark lamp method. ये हमारे पास 3 लैंप कनेक्ट हैं, लैंप L1, लैंप L2 एंड लैंप L3. This is called the synchronization lamp. और
TPST एक स्विच लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं TPST स्विच। TPST हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि TPST का फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। अब इसमें ट्रिपल पोल, 3 पोल दिख रहे हैं, ये 1 2 और 3 पोल्स हैं और एक ही थ्रो में, एक ही बार में तीनों के तीनों फेस से कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इस स्विच को TPST स्विच बोलते हैं। जनरेटर 1 हमारा ऑलरेडी बस बार से कनेक्टेड है लोड के साथ और G2 को हम इस बस बार के साथ सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग दी 3 डार्क लैम्प मेथड। चलिए हम समझते हैं ये टेक्निक्स क्या होती है या ये वाली मेथड जो है वो कैसे काम करती है। द फिगर बिलो शो द सर्किट फॉर ब्राइट लैम्प मेथड यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द अल्टरनेटर। Assume that alternator is connected to the load supplying a rated voltage and frequency to it. Now the alternator 2 is now to be connected in parallel with alternator 1. अब हमें alternator 2 को 1 के साथ parallel connect करना है। Three lamp, each of which is rated for alternator terminal voltage, are connected across the switches of the alternator 2. From the figure, it is clear that the movement when all the connection of parallel operation are satisfied, the lamp should be more or less dark. To synchronize the alternator 2 with bus bar, the prime movers of the alternator 2 is driven at speed close to synchronous speed decided by the bus bar frequency and number of poles of the alternator. हमें करना क्या है, बस बार की फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी 50 हर्ट्ज है, नंबर ऑफ पोल अल्टरनेटर के भी हमें मालूम होंगे, तो उससे हम स्पीड को निकाल सकते हैं NS इज इक्वल टू 120 F/P से। तो नियरली हमें अल्टरनेटर को प्राइम मूवर के थ्रू पहले सिंक्रोनस स्पीड के नियरली इक्वल तक रोटेट कराना है स्विच को ऑन करने से पहले। Now the field current of the generator 2 is increased till the voltage across the machine terminals is equal to the bus bar voltage by observing the reading on voltmeters. If the lamp go on and off continuously, indicating that the phase sequence of the alternator 2 match with bus bar. On the other hand, if they on and off one after another, it resembles that incorrect phase sequence. तो अगर तीनों एक साथ जल रहे हैं और तीनों एक साथ अगर बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो जनरेटर 2 है वो प्रॉपर फेज सीक्वेंस में है और सिंक्रोनाइज होने के लिए रेडी है। और अगर एक एक करके ऑन हो रहे हैं, कभी ऑन हो रहा है, कभी एक के बाद दूसरा ऑफ हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस, मतलब हमारा फेज सीक्वेंस जो अल्टरनेटर 2 का है वो सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटर 1 और बस बार वोल्टेज। By changing the connection of any two leads of the alternator 2 after shunting down the machine, the phase sequence can be changed. Depending on the frequency difference between alternator 2 voltage and bus bar voltage, on and off rate of these lamps is decided. Hence, the rate of flickering has to be reduced to match the frequency. This is possible by adjusting the speed of the alternator by its prime mover control. When all these parameters are set, the lamp becomes dark and then the synchronizing switch can be closed to synchronize the alternator 2 with alternator 1. चूंकि इसमें तीनों के तीनों लैंप डार्क होते हैं इसीलिए हम इसको 3 डार्क लैंप मेथड बोलते हैं। The main disadvantage of this method is that the rate of flickering only indicates the difference between the alternator 2 and the bus bar. But the information of the alternator frequency in relation to bus bar frequency is not available in this method. So this is the biggest disadvantage or drawback of this method.
Suppose if the bus bar frequency is 50 Hz, the rate of flickering of lamp is same when the frequency of the alternator is either 51 or 49 Hz, as the difference in these two cases in 1 Hz. So second technique is 2 bright 1 dark lamp method. The connection diagram for this method are shown in a figure, and it is useful in finding whether the alternator frequency is lower or higher than the busbar frequency. तो इस टेक्निक के थ्रू हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है वो बस बार की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है। तो हम बाय यूजिंग प्राइम मूवर उसको मैच करा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। Here, the lamp 2 is connected across the pole in the middle line of the synchronizing switch as similar to the dark lamp method, whereas the lamp 1 and lamp 3 are connected in transpose manner. The voltage condition checking in similar to the previous method and after it. The lamp glow bright and dark one after another. The lower or higher value of alternator frequency in comparison with the bus bar frequency is determined by the sequence in which the lamps become dark and bright. The sequence of becoming bright and dark L1, L2 and L3 indicate that the incoming generator frequency is higher than the busbar frequency. Hence, the alternator speed has to be reduced by prime mover control till the flickering rate is brought down to a small. On the other hand, the sequence flickering L1, L3, L2 indicate that incoming alternator frequency is less than that of busbar frequency. Hence, the speed of the alternator is increased by the prime mover till the rate of flickering is brought down to as small as possible. The synchronizing switch is then closed at instant when the L1 and L3 are equally bright and lamp L2 is dark. So this is called the 2 bright 1 dark lamp method. The disadvantage of this method is that the correctness of the phase sequence cannot be checked. However, this requirement is unnecessary for the permanently connected alternator, where checking of phase sequence is enough to be carried out for the first time of the operation alone. So the next one is synchroscope method. It is similar to the 2 bright and 1 dark lamp method and indicate whether the alternator frequency is higher or lower than the busbar frequency. The synchroscope is used for better accuracy of synchronization, and it consists of 2 pairs of terminals. One pair of terminal marked as existing has to be connected across the busbar terminal or the exist alternator, and the other pair of the terminal marked as incoming has to be connected across the terminals of the incoming alternator. The synchroscope has circular dial over which a pointer is hinged that is capable of rotating in clockwise or anti-clockwise direction. तो ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोस्कोप। इसमें एक पॉइंटर होता है जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड मूव कर सकता है। इसमें एक्चुअली सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे 0 होता है और इसके बाद नेगेटिव वैल्यू और इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो सिंक्रोनाइजेशन के केस में ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे 0 पे आना चाहिए, तब हम इसको प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं। After the voltage condition is checked, the operator has to check the synchroscope. The rate at which the pointer rotate indicate the difference of the frequency between the incoming alternator and the busbar. Also, the direction to which the pointer rotates
gives the information whether the incoming alternator frequency is higher or lower than the busbar frequency, and hence the pointer moves either fast or slow. The appropriate correction has to be made to control the speed of the alternator so as to bring the rate of rotation of the pointer as small as possible. Therefore, synchroscope along with voltmeters or voltmeter are enough for synchronization process. However, in most of the cases, a set of lights along with synchroscope is used as a double check system. These are the methods of synchronizing of the alternator. This process must be done carefully to prevent the disturbance in the power system as well as to avoid a serious damage to the machine. Only 3 lamps method are not preferred today due to less accuracy and manual operation. These processes need a skilled and experienced person to handle the equipment while synchronizing. In most cases, synchroscope method with set of lamp is used as mentioned above. Modern synchronization equipment automate the whole synchronization process with the use of microprocessor-based system that avoid manual lamps and synchroscope observation. These methods are easier to manage and more reliable. So, this is all about the techniques for synchronization of the alternator. Next is a references. So these are the references of this presentation. And thank you for watching this video.